नमस्कार। बिहार झारखंड की खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। विधानसभा के बाहर माकपा माले के विधायकों ने किया प्रदर्शन। भूमि सुधार कानून करने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया गया गंभीर आरोप। सिमडेगा के टोलको थाना क्षेत्र में लांठी जंगल में आईटीआई ब्लास्ट। हादसे में पुलिस के 2 जवान शहीद, 3 जवान गंभीर रूप से घायल। रांची में चल रहा है इलाज। शेखपुरा में रफ्तार का कहर। सड़क हादसे से लेकर प्रशासन ने साधी चुप्पी। दिन प्रतिदिन हादसों में हो रही बढ़ोतरी। बोकारो में करंट लगने से मजदूर की मौत। मजदूर की मौत से परिजनों में नाराजगी। मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। माकपा माले के विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर भूमि सुधार कानून लाने के लेकर मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सदन में कार्रवाई शुरू होने के पहले ही माकपा माले के विधायकों के हाथ में प्ले कार्ड लेकर भूमि सुधार कानून लागू करने की मांग को करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा के बाहर वाले विधायकों ने भूमि सुधार कानून लागू करने की मांग के साथ बिहार राज्य में भूमि न्याय अधिकारी को कारक बनाने, गरीबों को उजाड़कर से खिलाफ प्रदर्शन किया। माले के विधायकों ने गरीब भूमिहीन को बसाने और शहरी गरीब को घर बंदोपाध्याय आयोग के सिफारिश संपूर्णता से लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि आज विधानसभा में राजस्व और भूमि सुधार विभाग का बजट होना है। उसके ठीक पहले तमाम मांगों को लेकर माले विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि राज्य में जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों की झोपड़ी को उजाड़ा कर रहा है। आहार पोहर की जमीन पर जो गरीब बचे हुए थे उन्हें उजागर दिया जा रहा है। उन्हें रहने के लिए जमीन मुहैया कराया जाए। आज भूमि सुधार राजस्व विभाग पर बहस है और आजादी के 70 साल के बाद भी 100 साल से ज्यादा समय से बचे हुए जमीन पर गरीबों को कानूनी अधिकार नहीं है, जिस कारण से उनको अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है और सरकार भी और जमींदार भी उन्हें बेदखली करने की नोटिस दे रहे हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं ऐसे भूमिहीन गरीबों को जिस जगह वो बसे हुए हैं 100 साल से, उन्हें उस जगह के लिए कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए। आज भूमि सुधार विभाग का बजट है और हम लोगों की मांग है कि भूमि सुधार आयोग की जो सिफारिशें हैं, जो 2010 में नीतीश जी की सरकार ने बनाया था, आयोग गठित किया था कि 21,85,000 एकड़ जो सीलिंग से फाजिल जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है, उस जमीन को गरीबों में बांटा जाए। आयोग की सिफारिश यह भी थी कि बटाईदार किसान जो है उनकी संख्या 77% है बिहार में। बिहार की घाटे की खेती का भार बटाईदार किसान अपने कंधे पर उठाए हैं, लेकिन उनको खेती करने का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए उनका आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनको पहचान पत्र दीजिए ताकि बटाईदार किसानों को भी फसल क्षति का मुआवजा मिले, डीजल सब्सिडी का लाभ मिले। आपको बता दें कि भाकपा माले के विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर भूमि सुधार कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले भाकपा माले के विधायकों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर भूमि सुधार कानून लागू करने की मांग करते हुए नजर आए। विधानसभा के बाहर वाले विधायकों ने भूमि सुधार कानून लागू करने की मांग के साथ बिहार राज्य भूमि न्याय अधिकारी के कारक बनाने, गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ प्रदर्शन किया। माले विधायकों ने गरीब भूमिहीन को बसाने, शहरी गरीब को घर बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिश संपूर्णता से लागू करने की मांग की है। चाईबासा के टोपोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत लांझी गांव के स्थित जंगल पहाड़ी के क्षेत्र में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी दौरान नक्सलियों के आईटी ब्लास्ट किया। इस दौरान 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल हो गए हैं, जिसमें से 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में कई और जवान
हताहत हुए हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के बड़े पदाधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। पश्चिम सहमभूमि जिला हेडक्वार्टर डीएसपी सुधीर कुमार ने बताया कि अब तक 3 जवानों के घायल होने की सूचना मिली है। उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है और बेहतर इलाज के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया है। चाईबासा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टोकलो थाना क्षेत्र के अंतर्गत लांजी गांव स्थित जंगल पहाड़ी के क्षेत्र में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चंदन वर्मा जुड़ गए हैं। चंदन, जिस हिसाब से ये आईटी ब्लास्ट का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है, पूरा विस्तार से बताएं। बता दूं कि ये जो घटना है ये सुबह की घटना है और एक पर्टिकुलरी जगह को टारगेट किया जाता है सुरक्षा बलों के द्वारा। वहां पर मोर्चा संभालने के बाद जो है सैनिटाइजेशन का काम किया जाता है। उसके बाद जो है सर्च अभियान उस इलाके में चलाया जाता है। तो शुरुआती दौर की अगर बात करें तो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था। उसी दौरान जो है वो लैंडमाइन जो है नक्सलियों के द्वारा जो छुपाया गया था वो विस्फोट हो गया और वहीं पर जो है तकरीबन 3 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और जो बाकी के जवान हैं वह भी घायल हो गए हैं। उनको और कुछ जवान की अगर बात करें तो जो ब्लास्ट के बाद जो पत्थर के जो टुकड़े छींटे के रूप में जो उड़ते हैं उस टुकड़े से जो कई जवान जो है उनको चोट लगी और वो घायल हो गए। लेकिन आपको बता दूं कि इस घटना में जो 3 जवानों की जो मृत्यु हुई है वो जो जगुआर के जवान है और खुट्टी, गुमला और लातेहार के ये जवान जो है वो इनकी मृत्यु हुई है, वो शहीद हो गए हैं। और जो घायल जवान थे, जो 3 जो गंभीर रूप से घायल जवान थे उनको जो हेलीकॉप्टर के सहारे रांची लाया गया। रांची के मेडिकल हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। इस दौरान जो पुलिस के आला अधिकारी सिटी एसपी से लेके जो आईजी रैंक के अधिकारी है वो सारे मौजूद है। खुद घटना की जो जानकारी है जवानों की जो मेडिकल में जिनको भर्ती कराया गया है उनकी स्थिति जो है जानकारी खुद डीजीपी ने ली और सभी को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि इन जवानों का बेहतर इलाज हो पाए इसके लिए जो रांची का जो झारखंड का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है झारखंड सरकार का वो नजर बनाए हुए और ताजा जानकारी ये मिल रही कि फिलहाल एक जो जवान है वो जो गंभीर जो है वो बाहर है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एक जवान की हालत, 2 जवान जो है अभी भी उनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है और इन सब तमाम चीजों पे जो है डीजीपी जो है वो खुद नजर बनाए हुए हैं। जी चंदन, लांची जंगल में आईटी ब्लास्ट का मामला और इस दौरान जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो थे वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इस दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों को इस तरह से इसका आईटी ब्लास्ट करना, पुलिस इसको लेकर और क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आईटी ब्लास्ट का मामला आए दिन सामने आता रहता है। आपने यह बात बिल्कुल सही कहा कि अब जो है झारखंड में मात्र कुछ ही दिन पे जो है आईटी ब्लास्ट की घटनाएं जो है सामने आती जा रही है। पिछले बार की बात करें तो कुछ दिन पहले ताजा मामला है कि 4-5 दिन का पहले जहाँ की चाईबासा में ही एक आईटी ब्लास्ट हुआ था और वहां पर एक जवान जो है गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे मेडिकल हॉस्पिटल में जो है भर्ती किया गया, जिसके साथ इलाज के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो यह बात बिल्कुल लाजमी है कि लगातार जो है झारखंड में नक्सलियों के द्वारा जो आईटी ब्लास्ट है वो घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें सिर्फ नुकसान सुरक्षा बलों को हो रहा है और कानूनों को हो रहा है। ऐसे में सरकार और पुलिस अब निश्चित है कि एक ठोस कदम उठाएगी और जो आईडी जो नक्सलियों के द्वारा जो छिपाए गए हैं जंगलों में उसे डिटेक्ट करने के लिए अब बेहतर तकनीक का हो सके सहारा लिया जा सकता है, ताकि जब सर्च ऑपरेशन के दौरान जब जो सुरक्षा बल निकलते हैं वो सीआरपीएफ के जवान हो
जिला पुलिस हो या फिर जगुआर के हो, तो ये सब जब निकलते हैं सर्च ऑपरेशन के लिए तो उस दौरान जो है आईडी या फिर अन्य जो विस्फोटक सामान हुए उनको आसानी से डिटेक्ट किया जा सके, ताकि जो जान माल की जो खतरा है वो कम से कम हो पाए। इस दिशा में अब संभवतः है कि तेजी से झारखंड पुलिस जो है काम करेगी। लेकिन आपको बता दूं कि जो नीरज सिन्हा झारखंड के नए डीजीपी 14वें डीजीपी है, उनका भी यही इस कार्य पर पूरी तरह से जोर है और इसको उन्होंने प्राथमिकता के रूप में लिया था कि जैसे जब भी अब जब जो नक्सली के सर्च अभियान जब होंगे उस दौरान जो नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, खासकर जो लैंडमाइंस और विस्फोटक जो नक्सलियों के द्वारा छुपाए गए हैं, ये तो इन सब विषय पे जो है पहले भी बैठक हुई है और अब संभावना है कि जल्दी एक उच्च स्तरीय बैठक करे। इन सब विषयों को लिए किसी न किसी नतीजे पे झारखंड पुलिस जरूर पहुंचेगी। जी चंदन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुधवार को झारखंड सरकार का बजट पेश किया गया। बजट पेश किए जाने से पहले विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन और हंगामा किया। बीजेपी विधायक वेल में हंगामा करते लगे। इसी को पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज झारखंड सरकार का बजट पेश किया गया। बजट पेश किए जाने से पूर्व विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन और हंगामा किया। बीजेपी विधायक वेल में भी हंगामा करने लगे। बहरहाल हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 91,277 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और इस बजट को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार लॉन्ग टर्म प्लान के तहत काम कर रही है, इसलिए इसका दूरगामी परिणाम दिखेगा। पूरा ब्रीफ मुझे लगता है वित्त मंत्री जी, मुख्य सचिव और वित्त सचिव ने आपको बता ही दिया। हमारी लॉन्ग टर्म प्लान को ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ रही है और जिसका परिणाम भी दूरगामी होगा। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इस बजट को बेकार बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। झारखंड के विकास इस बजट से कोसों दूर है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हुए कहा कि इस सरकार का कोई काम धरातल पर नहीं दिख रहा। में कुछ था नहीं, ऐसे ही भाषण दे रहा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे पिछले साल सरकार ने जो घोषणाएं की थी कम से कम बताएगा ना कि उसकी क्या अचीवमेंट रहा, तभी तो कोई भरोसा होता कि इस बजट भाषण का। आपने 91,000 करोड़ रुपया की तो बात की, लेकिन पिछले बार भी ऐसी सरकार ने लंबी चौड़ी बातें की थी। किसानों के कर्जे माफ करेंगे, 2,000 करोड़ रुपया का उस समय भी प्रावधान किया था। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बताएंगे कम से कम इतनी किसानों को उसका लाभ मिला, लेकिन कहीं कोई उल्लेख नहीं, कहीं कोई पता नहीं। पिछले साल बजट भाषण में मंत्री जी ने कहा था कि 7,000 5,000 रुपया बेकार बेरोजगार नौजवानों को मिलेगा। कहीं कुछ दिखा नहीं, बताता कितनी लोगों को मिला। अरे दम भरने से क्या होगा बताइए ना, कि अगर कुछ तो क्या काम किया, कुछ तो उपलब्धि बताते हैं। कहते हैं कि भाई ट्राइबल अपने पैरों पर खड़ा हो रोजगार के लिए, उसमें टीसीडीसी में कितना 12 करोड़ रुपया का प्रावधान किया हुआ है।
एक और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, 40% सब्सिडी मिलेगा, 5 लाख रुपया तक का सब्सिडी मिलेगा, और प्रावधान कितना है, 12 करोड़ रुपया। आप सोचो तो कितनी लोगों को रोजगार में ये क्या बोलते हैं, उद्यमी बन सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही लोगों को दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। तो इसलिए किसी को इनके बजट भाषण पर और क्या कहते हैं वो बजट की कॉपी पर कोई भरोसा नहीं। इधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इस बजट को झारखंड अलग होने के बाद का सबसे अच्छा बजट बताया है। पेश किया गया, हमें लगता है कि झारखंड अलग होने के बाद अब तक का ये सबसे अच्छा बजट है। और इस बजट में जब झारखंड के पास पैसे नहीं होने के बावजूद भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इतना अच्छा बजट पेश किया, जिसमें सभी लोगों का ध्यान रखा गया है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। हर क्षेत्र में, हर विभाग में अब देखिएगा पर्याप्त संख्या में योजनाओं का स्वीकृति भी दी गई है, कई नई नई योजना लाए गए हैं। दरअसल आज सदन में बीजेपी के विधायकों ने बजट भाषण के दौरान जमकर हंगामा किया और सरकार के पैरेलल अपना बजट भी पेश किया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आज सदन में विपक्ष का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बजट के दौरान वो अपना बजट पेश कर रहे थे, वो भूल नहीं पा रहे कि वो सत्ता से दूर हैं। दिमाग से अभी ये बात नहीं हट रही कि सत्ता उनसे जनता ने छीन ली है। और आज जो कृत्य उन्होंने किया, आज जिस तरह का उनका आचरण रहा सदन में कि खुद से बजट पेश कर रहे, तो अपने आप को आत्मसंतुष्टि दे रहे कि हम अभी सत्ता में हैं, जबकि इनका ख्याली पुलाव है और ये अभी 20 वर्ष तक इन्हें उनका पूरा नहीं होगा। ये 20 वर्ष तक वास्तविक बजट नहीं पेश कर पाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। मिथिलेश ठाकुर को जवाब देते हुए सीपी सिंह और अमर बाउरी ने कहा कि हम संसदीय परंपरा के तहत ही विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का काम है कि वो सदन में विरोध करे, विधानसभा अध्यक्ष सदन को कैसे चलाएंगे वो तय करें। बिल्कुल नहीं पढ़ा, और इसलिए नहीं पढ़ा कि जब बजट की कॉपी मिली तो मैंने कहा उसकी झलकियां देख करके ही समझ में आ गया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट कूड़ेदान की तरह है। भाई स्पीकर साहब का दायित्व है आपत्ति जताना, और विपक्ष का काम है हम किस रूप में सदन के अंदर आए ये देखना हमारा काम है। देखिए, गरिमा में हम लोगों ने बाकायदा पूरी तरह से संसदीय परंपरा का सम्मान करते हुए हम लोगों ने कोई जूता नहीं चलाया, कोई स्प्रे नहीं फेंका है, कोई सदन के ऊपर चढ़ करके बैठा नहीं है। जो पिछले सदन में ये जो आज सत्ताधारी लोग हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी और उनके सहयोगी लोग, किस तरह से जूता फेंका गया था आसन की ओर, किस तरह से स्प्रे मारा गया, तो आप लोगों के नजर के सामने है। हम लोगों ने वो मर्यादाएं नहीं तोड़ी है, हम लोगों ने अपने विरोध को अपने तरीके से रखा है। बहरहाल आज सदन में सरकार ने अपना बजट विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पेश कर दिया। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बजट बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस बजट को बेकार बता रहा है। ऐसे में ये देखना लाजमी होगा कि आने वाले दिनों में इस बजट से राज्य सरकार विकास की किन ऊंचाइयों को छूती है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट। उपायुक्त सिमडेगा में आज स्मरणालय में परिसर में ई-एपिक डाउनलोडिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसमें साथ ही मौके पर उप निर्वाचित पदाधिकारी प्रिंस गवर्नमेंट कुजूर, अपर समाहूत अमरेंद्र सिन्हा, एसडीओ महेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। वहीं जिला निर्वाचित पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि डिजिटल ई-एपिंग डाउनलोडिंग सेंटर का उद्घाटन ये है कि किसी भी जिला में अब लोगों को कार्यालयों और पदाधिकारियों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अब निर्वाचित पदाधिकारी प्रिंस कुजूर ने कहा कि लोगों को अब आसानी से अपना एपिंग कार्ड मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जिलों में ई-एपिक डाउनलोड सेंटर का
उद्घाटन किया जाना है, जिसमें आज उपायुक्त महोदय के द्वारा ई-पिक डाउनलोड सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। ई-पिक डाउनलोड सेंटर लाने का उद्देश्य ये है कि हमारा जो नए मतदाता हैं उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर ही, उनके मोबाइल पर ही हम लोग ई-पिक कार्ड उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही इजीली वो कहीं भी जाकर भी अपना ई-पिक डाउनलोड कर सकता है। तो सिंबॉलिक सेंटर है। ऐसे सेंटर हर जगह, हर साइबर कैफे, हर कंप्यूटर, हर लैपटॉप अपने आप में एक ई-एपिक सेंटर है। आप वहां बैठकर इस पोर्टल के माध्यम से अपना एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस से जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं है। आपका अपना एक जस्ट आप अपना डिटेल्स डाउनलोड कीजिएगा उसके थ्रू। एक आपके संबंधित ईमेल क्या कहते हैं मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जैसे ही आप इंटर कीजिएगा आपका जो है कंप्लीट ये निकल जाएगा। तो इससे ये है कि समय बचेगा, पेज बचेगा और इन्फॉर्मेशन आपके हाथों में रहेगा। दिवंगत पूर्व सांसद सुनील महतो का आज 14वां शहादत दिवस है। इस मौके पर पूर्व सांसद सदिवंत सुनील महतो की पत्नी सुमन महतो समेत कई लोग ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 4 मार्च 2007 को नक्सलियों ने बागुडिया फुटबॉल मैच में दिन दहाड़े सांसद सुनील महतो की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के प्रभाकर महतो और सांसद के अंगरक्षकों की भी मौत हो गई। वहीं पूर्व सुनील महतो की पत्नी और सह पूर्व सांसद सुमन महतो ने कहा कि आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। अब कोई उम्मीद नहीं है, सच पूछा जाए तो सरकार किसी की भी है, न्याय की उम्मीद तो अब एकदम खत्म है, क्योंकि 15 साल का इंतजार काफी होता है। पहले ये मामला, जैसे मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि पहले ये मामला सीबीआई, देश की सर्वोच्च संस्था जिसको कहते हैं, वो इस तरह से ठंडे बस्ते में चल गई। फिर मैंने एनआईए से डिमांड किया, एनआईए ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया और मैं हर दरवाजे खटखटा कर थक गई। अब तो मुझे लगता है कि इसका कुछ आने जाने को नहीं है, कोई न्याय प्रक्रिया होने को नहीं है। बोकारो जिला में बुधवार की शाम एक मजदूर को बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। ये घटना बोकारो जिले के चंदपुरा डीवीसी थर्मल एंड नए फ्लैट के यूनियन संख्या 8 की है, जहां शटडाउन के दौरान बिजली के करंट से मजदूर उज्जवल भट्ट घायल हो गया। इसके बाद उसे डीवीसी चंद्रपुरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, लेकिन वहां भी उसे बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसे लेकर आज सुबह से डीवीसी मुख्य द्वार पर सर्वदलीय पार्टी कार्यकर्ता मुआवजे की मांग कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। घटना की पूरी सूचना प्रबंधक को दी गई है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई वार्ता नहीं हो पाई है। पूरा थर्मल में ओवरवाइजिंग का काम चल रहा है और इसी काम के दरमियान में कल रात को यहाँ एक उज्जवल भट्ट नाम के मजदूर की घटना हुई है, दुर्घटना जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु होने के बाद स्थानीय प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार से कोई पहल नहीं की गई। अंततः यहाँ सुबह से ही मजदूर और यूनियन के पदाधिकारी यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। दुर्घटना का कारण क्या था ये तो अब पूरा विस्तृत हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन दुर्घटना हुई है ये सत्य है और हॉस्पिटल से फिर बोकारो स्टील भेजा गया, बोकारो रेफर किया गया वहाँ पे बीजीएच में और पता चला कि उसकी मृत्यु जो है रास्ते में हो गई या बीजीएच में हो गई। तो अब मैनेजमेंट जो है अपनी तरफ से बताएंगे दुर्घटना का कारण क्या था, ये हम लोग मैनेजमेंट से पूछेंगे अभी। और ये जो लोग बैठे हुए हैं इसलिए कि उनका जो मुआवजा बनता है मजदूर का, वो मुआवजा उसको मिले। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाने के हरपुर कृष्ण गांव में पारिवारिक विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। आपको बता दें कि हत्या के आरोप में पिता, सौतेले मां और सौतेले भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने पर आरोपियों ने भगाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की मदद से तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और सभी से पूछताछ अब भी जारी है। पिता सन के पिता अपना बेटे को
पारिवारिक विवाद को लेकर उनकी जो पिता है जिसे उसकी मृत्यु सुनने में आया कि पूर्व में भी अपनी पतों के साथ भी ऐसा घटना कर चुका है। सनक किस्म का है और उसकी शादियाँ दूसरी शादी भी है, उसने अपने पत्नी के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि उसका छोटा बेटा है 14-15 साल का। शेखपुरा में आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर कुछ काबू नहीं कर पा रहा है। शेखपुरा में अब प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। आपको बता दें कि कुछ इसी तरह सड़क हादसे का शिकार एक छात्रा हो गया। हादसे के शिकार हुए गायत्री कुमार रौंदा गांव का सुधीर महतो की बेटा बताई जा रही है। वो सुबह पढ़ने के लिए शेखपुरा बाजार कोचिंग आई थी कि अचानक शेखपुरा सदन थाना के पास मोटरसाइकिल सवार ने धक्का मार दिया और मौके पर फरार हो गया। वहीं उसकी साथ ही दूसरी छात्रा निशा कुमारी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल निशा कुमारी खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि दूसरी घटना शेखपुरा जिला क्षेत्र के अंतर्गत अरिढ़ी थाना के रंका गांव निवासी 28 वर्षीय तुलसी रविदास की बताई जा रही है। मृतक के भाई शिव रविदास ने बताया कि सुरेंद्र यादव के साथ बालू गिराने के लिए शेखपुरा गया था। रात 9 बजे पता चला कि ट्रैक्टर से गिरने से उनकी मौत हो गई। यह घटना शेखपुरा कच्ची रोड में घटी है। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल ले आया और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुरेंद्र यादव कहाँ? शेखपुरा। क्यों लग गया? अब कौंची ले गया, गाड़ी लोड था, बालू चौंची था, उसी से ले गया था। सुरेंद्र कहाँ का है? पतरेता। किसी प्रकार का कोई दुश्मनी या मारपीट किया कुछ किसी पर आरोप है? ना, तो उसी से तुम बता देंगे। क्या किसी से दुश्मनी पुराना विवाद कुछ था? ना। गुमला में एक तरफ प्यार में विवाद की घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के परिजनों के धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया। घटना में प्रेमिका सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 5 अन्य की स्थिति नाजुक है। इससे इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। यह मामला सदर थाना क्षेत्र के चांडियाली गांव के पुलिस लाइन के समीप का है। जानकारी के अनुसार प्रेमी नरेश करकट्टा सीआरपीएफ का जवान है, जो फिलहाल जम्मू कश्मीर में पदस्थापित है। हालांकि युवक विवाहित है और मगर गुमला में एक लड़की से पिछले 4 वर्षों से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। रूबीना के परिजनों ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान द्वारा एक तरफा प्यार था और इस दौरान उसकी हत्या कर दी गई।